तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे साथ दीपक रावत यूपीपी नेता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और हरीश मैखूरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। आशीष नौटियाल जी, आखिर वो घड़ी आ ही गई जब कोई केंद्रीय नेतृत्व आपके वहाँ पर आ रहे हैं देहरादून में और एक बड़ी रैली होगी, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत इंतजार था भाजपा वालों को कि कब आएंगे कब आएंगे। आज वो समय आ गया कि हमारा शीर्ष नेतृत्व अभी इधर आ रहा है। तो इसके लिए हमारे पूरे भाजपा वालों को भी मैं बधाई दूंगा, क्योंकि उन्हें बड़ा इंतजार था। जब भी डिबेट में बैठते थे तो सबसे ज्यादा परेशान यही लोग नजर आते थे कि आपके यहाँ से कोई आ नहीं रहा है, कोई बड़ा नेता। तो हमारे नेता आ रहे हैं और आपने किस तरह उनका स्वागत किया, ये भी हम लोगों ने और राज्य की जनता ने देखा कि उनके आने के लिए आप परेड ग्राउंड जो एक ऐसी जगह है जो सारे उत्तराखंड वासियों की अपनी जगह है, वो देने के लिए आपने इनकार कर दिया। तो आपकी तानाशाही वाला रवैया भी हमने देखा और निश्चित ही हमारे नेता हैं वो आएंगे और उनकी व्यवस्था करना उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी का काम है। उन्हें कहाँ लाना है, कहाँ उनकी व्यवस्था करनी है, तो पार्टी ने उनकी व्यवस्था आखिरकार बना ली है। तो अब आगे देखते हैं, हमारे कार्यकर्ता लोग कल को जुटेंगे और जिस प्रकार अभी माननीय महेंद्र भट्ट जी बता रहे थे कि कितने लोग इकट्ठे होंगे, उस हिसाब से हम देखेंगे। तो आप बताएं, क्या परेड ग्राउंड के अंदर पहले जो भी इतने स्टॉल लगते हैं, जो इतने मेले लगते हैं, आप क्या उसमें रूम तय पहले करते हैं कितने लोग आएंगे तभी स्टॉल लगाने देंगे? परेड ग्राउंड सबका है, कोई भी मांग सकता है। हर पार्टी कोई बड़ी है कोई छोटी है, सब तरह की पार्टियां होती हैं और उनका अधिकार है राज्य की संपत्ति के ऊपर। तो चलो कोई बात नहीं, आपने नहीं देखे, अपनी मंशा जाहिर कर दी कि आप लोग किस तरह विपक्ष को देखते हैं, किस वजह से विपक्ष को देखते हैं। और अच्छा कल को आशीष सारे जी, सवाल ये छोटा सा, ये आपने कहा बीजेपी को इंतजार था, क्या कांग्रेस को इंतजार नहीं था प्रदेश में कि आपका कोई केंद्रीय नेतृत्व का लीडर आए और आपको कुछ मोटिवेशन देकर जाए? क्योंकि आप लोग भी बहुत बेसब्री से पहले राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे, वहां से निराशा हाथ लगी, तो अब कुछ उम्मीद बनी है आप लोगों के लिए भी? ऐसा नहीं है, हमें पता था हमारा नेतृत्व कब आएगा। परेशान तो भाजपा वाले नजर आते थे ज्यादा, कब आएंगे कब आएंगे। और हमने कहा था, निश्चिंत यकीन माने, सब आएंगे, सबको अपने समय का इंतजार करें। जब समय होगा जरूर निश्चित से आएंगे। और जी। आज कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी कल को आ रहे हैं और निश्चित हमारे कार्यकर्ता लोग इसमें जुटेंगे। इसमें भीड़ नहीं जुटेगी, पैसों से लोग नहीं लाए जाएंगे, रैली नहीं है। ये हमारे कार्यकर्ताओं को उत्साह दिखाने के लिए और मनोबल बढ़ाने के लिए माननीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और उनसे वार्तालाप करेंगे, उनके अंदर भरपूर ऊर्जा का संचार करेंगे। 2024 के चुनाव के लिए सबको मंत्र देंगे किस तरह हमें काम करना है, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल। संजीव जी, आप लोगों को बहुत इंतजार था, आपका केंद्रीय नेतृत्व आता रहता था, सवाल ये उठते थे कि आपका नेतृत्व कहाँ है, तो उसका जवाब भी कल खड़गे जी आके दे देंगे, क्या कहेंगे? दिव्य जी, देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को उनका इंतज़ार है और होना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से मेरे भाई, छोटे भाई आशीष जी ने कहा कि इंतज़ार तो रहता है, लेकिन इंतज़ार रहता है लेकिन विश्वास नहीं होता कि पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। जैसे राहुल गांधी जी पिछले 4 बार आते आते रह गए और इस बार खड़गे जी भी आए या ना आए, क्योंकि ये देवभूमि है और देवभूमि से उनका टेस्ट मिज़ान खाता नहीं है। क्योंकि खड़गे जी लगातार सनातन को कोसते रहते हैं, सनातन को गलियाते रहते हैं, सनातन को नष्ट करने के तमाम नुस्खे देते रहते हैं। और पूर्व में भी इन्होंने अभी जब कर्नाटका के चुनाव हो रहे थे तो श्रीमान खड़गे जी ने अल्पसंख्यकों से आह्वान किया था कि एकजुट हो जाओ, नहीं तो सनातन का राज आ जाएगा। तो इस तरह की भावना लिए जो कांग्रेस पार्टी, और ये केवल खड़गे जी का विचार नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी का विचार है। ये सनातन से नफरत करते हैं, ये राम से नफरत करते हैं, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं और ये तमाम उन लोगों से नफरत करते हैं जो राष्ट्र के प्रति जिनकी एक सकारात्मक सोच है। ये उनके साथ खड़े होते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे तत्वों के साथ ये लोग खड़े होते हैं। तो इनकी जो मनोभाव है, इनकी जो सोच है, इनके जो विचार हैं, उससे अच्छे से परिलक्षित होता है। यही एक बड़ा कारण है
कि तमाम जनता इनसे धीरे धीरे विमुख हो रही है, धीरे धीरे कट रही है। और दिव्या जी देखिए, एक गीत था, बिछुड़े सभी बारी बारी, क्या ममता, क्या मान और क्या केजरी। और जिस तरह से जो इंडी गठबंधन और इनके जो आज नीतीश जी भी इनसे अलग हो गए, तो इंडी गठबंधन जो बनने से पहले पूरी तरह से धराशायी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो इनके जो बड़े बड़े मंसूबे थे कि हम मोदी जी से टक्कर ले लेंगे और पूरा संयुक्त होके, मेरे भाई चाहे आप संयुक्त होके लड़ें चाहे अलग अलग लड़ें, जनता ने पूरा मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी की जो दशा इस बार थी उससे भी डाउनफॉल कांग्रेस को देखना पड़ेगा। और माननीय मोदी जी के प्रति पूरे देश की जनता एकजुट हो गई है कि इस बार 400 पार सीटें देकर हमने माननीय मोदी जी के हाथों को और ज्यादा मजबूती देनी है। क्योंकि विकास कोई कर सकता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार कर सकती है। इस बार हैट्रिक हमारी सरकार बनाने जा रही है। और मैं सोचता हूँ आप यदि उत्तराखंड की बात करते हैं तो प्रत्येक सीट को 5 लाख से अधिक वोट से जीतने का जो हमारा लक्ष्य है, हम उसको भी एक्सीड करेंगे, उसके भी हम पार जाएंगे। बिल्कुल, जनता कभी लक्ष्य निर्धारित नहीं करती, पार्टियां करती हैं। और अनर्गल बयानबाजियों की जहाँ तक बात करें तो कोई पार्टी का नेता किसी भी पार्टी का हो वो पीछे नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। मैं दीपक रावत जी आपके पास आऊँगी। आप यहाँ पर विपक्ष के लीडर हैं, राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीति है वो अपनी जगह, उत्तराखंड में खड़गे जी का आना किस तरीके से इसको देखते हैं? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड का दौरा वाकई में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत ही सकारात्मक एक कदम है। और ये निश्चित रूप से उनके जो कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार करेगा और उन्हें आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर लड़ने की प्रेरणा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध किस प्रकार से उनको अपनी नीतियों को ले जाना है, ये सारी चीज़ें वो खड़गे जी के आने के बाद और कल जब वो रैली को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, तो निश्चित रूप से उनका एक ऊर्जा का संचार कांग्रेस के अंदर तो होगा ही होगा। बिल्कुल। मेखुरी जी, पार्टी का लीडर कब आएगा कब नहीं ये पार्टी डिसाइड करती है, इसमें किसी का वश तो नहीं है। लेकिन जो समय है लोकसभा चुनाव का, उसमें बीजेपी का आगे होना और इस वक्त पर खड़गे जी का आना, आपका एनालिसिस क्या कहता है? आप किस तरीके से इसे देखते हैं? पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेशनल लीडर हैं, लोकसभा चुनाव के लिए तो उनको आना ही आना है। कांग्रेस को ही ले लीजिए, तो चाहे राहुल गांधी हैं, चाहे अब खड़गे साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनको आना ही था निश्चित रूप से। अगर वो कार्यकर्ताओं में कल यहाँ पर पहुंच के ऊर्जा का संचार करते हैं तो कार्यकर्ताओं का भी जोश बढ़ता है जब बड़े लीडर आते हैं तो। लेकिन अब प्रश्न यही है कि वो क्या रोड मैप देते हैं, क्या प्लान देते हैं कि हम ये करेंगे उत्तराखंड में, या उत्तराखंड के लिए हमारी ये नीति रहेगी, और गैरसैंण के मुद्दे पे क्या कहते हैं, और जो डेवलपमेंट का प्लान है उनका क्या है ये भी देते हैं, या खाली जीत का मंत्र देते हैं। तो जीत के मंत्र के लिए भी रोड मैप आवश्यक होगा, जो मैं समझ पाता हूं। तो उससे उनको उत्तराखंड में काफी बल मिल सकता है, कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ेगा। तो अब देखने वाली बात यही है कि क्या वो मंत्र देते हैं। और एक हमारे मित्र ने एक शंका व्यक्त की कि शायद मेरे ख्याल में वो परेड ग्राउंड नहीं मिला, पर मैं आज वहां था, वहां पे कोई जनजातीय मेला चल रहा है, पूरा परेड ग्राउंड कवर्ड है। तो इतने बड़े लेवल का जो आयोजन है वो मेरे ख्याल में कुछ पहले प्लान हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है, या जैसा वो कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी का बीजेपी ने नहीं दिया जानबूझ के, वो भी हो सकता है। लेकिन शायद अब किसने पहले मांगा ये डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं देख रहा था वहाँ बड़ा मेला था, मैं उसकी कवरेज के लिए आज वहाँ गया था।
इसके साथ ही मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूं कि कोई नेता किसी भी पार्टी का आए, बड़े नेता आते हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता है और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए, पब्लिक के लिए, मीडिया के लिए क्या रोड मैप लिखते हैं, हमारी क्या योजना होगी। एक दूसरे दल को कोसने से अब बात बनने वाली नहीं। आप जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो विकास के लिए ही समर्पित होनी चाहिए और विकास के ही कार्यों पर वो चर्चा करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हम लोगों ने बहुत सारा विकास के काम किए, कोई आजादी के मतलब 1948 में जैसी हमारी स्थिति थी वैसी आज नहीं है। कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया, कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी तो बड़े प्रोजेक्ट ले रही है, कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट भी नहीं। रोड ही देखो कितनी चौड़ी चौड़ी हो रही है। तो निश्चित रूप से हर पार्टी को काम करना चाहिए, आगे आना चाहिए, उससे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है। और एक चीज मैं जो कमी महसूस करता हूँ कांग्रेस का, वो लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा पीछे है। और जल्दी करना चाहिए था, जल्दी आना चाहिए था खड़गे साहब को यहाँ पर। और एक और चीज ये है कि कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के भी होनी चाहिए। समय समय पर इनकी थोड़ा सा जो पार्टी के अंतर, जो जिसको हम राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, वो दिखती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गुटबाजी है। तो वो थोड़ा सा कितनी मीट आउट हो पाती है उस पर भी निर्भर करेगा कि खड़गे साहब उसको कितना मीट आउट कर पाते हैं। हरीश रावत जी वहाँ होते हैं कि नहीं होते हैं, सारे कांग्रेस के जितने धड़े हैं वो आते हैं कि नहीं आते हैं, इस पर भी कल का मतलब जो परफॉर्मेंस है वो देखी जाएगी। और खड़गे साहब की शायद कोशिश यही हो कि सभी उत्तराखंड के जितने भी कांग्रेस लीडर हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जिलों जनपदों के अध्यक्ष और कार्यकर्ता हैं, वो भी सम्मिलित हों, उनको सम्मिलित करें, संबोधित करें, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, यहाँ पर आपकी पार्टी की रणनीति की जब बात की जा रही है, सही कहा मैखुरी जी ने कि आप विजन क्या देंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया ये अपनी जगह विरोध का कारण हो सकता है, लेकिन आप, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टो मीटिंग आज हुई थी और उस मैनिफेस्टो में आपने कुछ तो जिक्र किया होगा, क्योंकि आप कह रहे जनता के बीच जाएंगे, तो मैनिफेस्टो में देंगे क्या जो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई? आप देखिए मैडम, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और गहलोत जी के बनाए हुए जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसको खत्म करे, न्यू पेंशन स्कीम कर दिया। विजन तो हमारे पास है, किसके पास? अगर हम आते हैं तो हम पेंशन स्कीम, अपनी पुरानी पेंशन स्कीम देने की हिम्मत रखते हैं। कांग्रेस पार्टी पे क्षमता है, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, क्या भी है। मतलब कांग्रेस पार्टी हवा में नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने काम करा है, तो इसका ही आज परिणाम है कि जनता विश्वास करेगी। आप देखिए राजस्थान में बनने के बाद मोदी की गारंटी जो चिल्लाते फिर रहे थे कि हम कोई ऐसे जनहित के फैसले नहीं पलटेंगे, वहां पलट गए। ये लोग तो मैडम देखिए इस तरह का काम करेंगे कि जनता को, देश को आपस में लड़वाने का काम करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी विकास की राजनीति करती है। ठीक है, हम जो बात बोल रहे हैं उसको समझने में हो सकता है जनता को लेट लग गई, जनता नहीं समझ पाई, जनता इनकी बातों पे जल्दी आ गई। आज देखिए मैडम, अभी मेरी किसी से बात हो रही थी दिन में, तो मैंने उन्हें बताया कि भाई इस समय जो है देश के ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया। तो कह रहे नहीं कर्जा बढ़ा किसी ने होगा यार, वही नहीं। तो मैंने उनको वीडियो शेयर करा, मैंने कहा आप भी देखो इस वीडियो को, कितना कर्जा बढ़ गया। देश कर्ज के ऊपर कर्ज ले रहा है और जनता सिर्फ ये देख रही है कि रोड चौड़ी हो। अरे आप इतना कर्जा लेके देश को डुबाने का काम कर रहे हैं। आप श्रीलंका की कगार में मिला के, आप देखिए तो देश के ऊपर कितना कर्जा, और हम नहीं कह रहे। ये आप गूगल से पूछ रहे, गूगल बता देगा। कहीं और आपके साधन है, नहीं तो मैं ही आपको वीडियोस भेज दूंगा, आप लोग देखिएगा कि देश के ऊपर आज कितना कर्जा है। देश कर्ज में है, नफरत की आग इतनी चल पड़ी है कि हमारे शंकराचार्य तक को आपस में लड़ाने का आप लोगों ने काम किया है हर जगह। अच्छा, आपका विजन क्या है? हम लोगों का विजन है, हम लोगों का विजन है विकास करना। आप लोगों को अच्छा क्या किया आपने? आपको 10 साल हो गए, 10 साल का बता सकते हैं कि आपने 10 साल में करा क्या? सिर्फ आज आप राम मंदिर के नाम पे जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हमने बना दिया, मोदी जी नहीं होते तो नहीं बन पाता। अच्छा एक बात बताएं, कोर्ट के फैसले के बाद बना, अगर आपको बनाना था 2015 में बना, 14 में बनाते, 16 में बनाते, पर बनाया कब? जब कोर्ट का फैसला आया। तो जनता को क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों गुमराह कर रहे हो? ये हमने बनाया, ये आपने नहीं बनाया। ये बनाया जो है ये कोर्ट के फैसले से बना, और कोर्ट का फैसला देखिए किसी का अहित करने के लिए नहीं आया। कोर्ट का फैसला तब आया जब हमारा पक्ष मजबूत था, जब हमारा पक्ष मजबूत था कोर्ट ने फैसला सुनाया और उसका रिजल्ट आया। तो ये सब बोलना सब बेकार की बातें हैं, और जो करा है कांग्रेस ने करा है, कांग्रेस पे ही विजन। ठीक है,
दीपक रावत जी, आपके पास इसलिए आऊंगी क्योंकि आप विपक्ष में हैं और समझने की कोशिश करेंगे जो आशीष नौटियाल जी ने कहा कि हम लोग जो कहते हैं शायद जनता उससे रिलेट नहीं कर पा रही है, या हमें देर लग गई, या हम समझा नहीं पा रहे हैं। आपको विपक्ष के तौर पर जब आप कहते हैं, कांग्रेस में क्या कमी नजर आती है? ये कांग्रेस के साथ एक समस्या ये है कि जो मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कि कांग्रेस एकजुट होती हुई नहीं दिखती है, और जब जब वो एकजुट होना चाहती है तो कहीं ना कहीं पर वो बिखराव सा नजर आने लग जाता है। और ये स्थिति इनकी राष्ट्रीय में भी है और यही स्थिति इनकी प्रदेश में भी है। यही कारण है कि जबकि मुख्य विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस को आना चाहिए, और जितने तमाम जो राज्यों में जो जितने भी विपक्ष के जो और भी दल हैं जो मजबूत हैं, उनके साथ संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना चाहिए। लेकिन हो कुछ और जो राष्ट्रीय स्तर में जो चीज़ें देखी जा रही हैं, जो आज भी आपने देखा होगा बिहार में जो घटनाक्रम हुआ है, ये इन सब चीज़ों से जो कांग्रेस है वो इन सब कुछ चीज़ों को संभाल सकती थी। लेकिन उसके लिए एक बड़ा दिल रखना पड़ेगा, जहां पर औरों को भी स्पेस देना पड़ेगा, जगह देनी पड़ेगी। जो दूसरे राज्यों में जो दल है, क्षेत्रीय दल हो या कोई भी राष्ट्रीय स्तर की दूसरी पार्टियां हो, उनको उनके साथ मिलकर एक मजबूत विपक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना चाहिए था। लेकिन हो उलट रहा है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन है उसमें बिखराव से नजर आ रहा है। और यही स्थिति उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में भी अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है तो कांग्रेस को एकजुट होकर दिखना पड़ेगा। एक मजबूत विपक्ष अगर दिखेगा तो निश्चित रूप से बहुत हद तक वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, और लगातार चर्चा आगे भी जारी रहेगी। यहाँ हम रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए। चर्चा हम यही कर रहे हैं कि कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून आ रहे हैं। अब ये कार्यक्रम क्या रहता है, कितना सफल हो पाता है कांग्रेस के लिए, आगे भी चर्चा करेंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल देहरादून के दौरे पर रहने वाले हैं। एक रैली होने वाली है बन्नू स्कूल के ग्राउंड में, और ये रैली के माध्यम से 2024 को साधने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कल खड़गे करेंगे, लेकिन कितनी सफल ये रैली होती है ये तो कल ही पता चलेगा। बहरहाल तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, जब हम कहते हैं, क्योंकि हमने प्रदेश अध्यक्ष आपके सुना था महेंद्र भट्ट जी को, उन्होंने कहा कि पहले तय कर लीजिए कितनी संख्या में लोग आएंगे, उस हिसाब से जगह मिलती है। ऐसा होता है क्या? क्योंकि आप लोग भी, क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि उनके कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। अब ना आए, आना लोगों के ऊपर निर्भर है, लेकिन तैयारियाँ तो आपकी बड़े स्तर पर ही होती हैं, तो फिर कैसे आप लोग जगह चयन करते हैं? दिव्या जी, देखिए, हर जगह हर काम के लिए प्लानिंग होती है, और जहाँ पे प्लानिंग नहीं होती वहाँ केवल और केवल आरोप होते हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्योंकि ये लोग प्लानिंग तो कर नहीं सकते, प्लानिंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनके यहाँ गुटबाजी है। एक छतरप बैठता है तो दूसरा उससे विमुख हो जाता है, तो प्लानिंग कैसे करेंगे? अब वो इन सब बातों का ठीकरा ये सरकार के ऊपर फोड़ने का प्रयत्न करते हैं, और ये बिल्कुल सही सी बात है। देखिए, जब अगर इनके जैसे जिलाधिकारी के पास ये लोग गए होंगे तो जिलाधिकारी ने भी इनसे मतलब एक सवाल जवाब होते कि आपकी कितनी गैदरिंग हो सकती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ट्रैफिक का भी इंतजाम उस हिसाब से करता है, भीड़ का भी करता है, पार्किंग का भी करता है, तमाम चीज़ों का करता है। और यदि वहाँ पर ये लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो 1500 आने वाले हैं, तो उसके लिए और भी बहुत सारे हमारे यहाँ वैकल्पिक स्थान हैं, वो इनको दिया जा सकता था। और जिस तरह से परेड ग्राउंड के ऊपर एक अनावश्यक एक तूल देने का काम कर रहे हैं। आप दिव्या जी, आप अभी मैखुरी जी स्वयं बता रहे थे, और जो जनजाति मेला जिसकी प्लानिंग 1 महीने पहले से हो रखी है, और 1 महीने पहले से उनको अलॉट हो रखा है, लगभग 1 महीने पहले से। और खड़गे जी का प्रोग्राम बना है 2 दिन 4 दिन या 5 दिन पहले,
तो जब एक चीज एक व्यक्ति को पूर्व में अलॉट हो रखी है तो ये लोग तो एक तरह तूल देना ना हर चीज को। अब जैसे अब चुनाव होंगे तो चुनाव के बाद जब ये लोग हारेंगे, जब इन लोगों की जमानतें जब्त होंगी और जब बिल्कुल औंधे मुंह गिरेंगे तो फिर ये ईवीएम का रोना रोएंगे। उसी प्रकार से ये लोग प्रे राउंड का रोना रो रहे हैं। और अभी मेरे भाई आशीष जी कह रहे थे तानाशाही। मेरे भाई 1975 को याद कर लो, जब पूरे देश को आप लोगों ने जेल खाना बना दिया था। आपने न मीडिया को छोड़ा था, न नेताओं को छोड़ा था, और जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ जरा सी भी बात करता था उसको जेलों में भर दिया जाता था। और उसको तानाशाही बोलते हैं, जो आप लोगों ने इमरजेंसी के समय में पूरे देश भर के साथ करी। और भारतीय जनता पार्टी, दिव्या जी देखिए, हम लोग जनता में विकास को डिलीवर कर रहे हैं, डेवलपमेंट को डिलीवर कर रहे हैं। अभी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा एक वो दिया है कि 1 करोड़ घरों के ऊपर हम लोग सोलर पैनल्स लगाने जा रहे हैं, जिससे बिजली के उसमें हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। साथ ही जो हमारा गरीब वर्ग है उसको सोलर फ्री दे रहे हैं। जो मध्यम वर्ग है और उच्च वर्ग, मतलब जो कैपेसिटी वाइज थोड़ा ज़्यादा लगाना चाहते हैं, तो वो अपने घर की बिजली भी एक तरह से वहाँ से लगभग मुफ्त पाएंगे। और सोलर से जो अतिरिक्त उत्पादन होगा उसको ग्रिड में देके एक अतिरिक्त आय का उनका साधन बनेगा। तो लगातार एक विकास की सोच है। उसी तरह से जो हमारे गरीब गरीब वर्ग है उसको अपना आवास देने की जो सरकार ने एक मुहिम लेके चल रहे हैं। मोदी की गारंटी के ऊपर लोग इतना विश्वास करते हैं, मोदी जी जो कहेंगे वो करेंगे। आप उज्ज्वला की बात करें, आप किसान सम्मान निधि की बात करें, किसान को उन्नत बीजों की बात करें, किसान को सॉइल टेस्टिंग की बात करें, किसान को सब्सिडी वाला यूरिया की बात करें, और गरीब उत्थान के लिए लगातार जितने कार्यक्रम हमारी सरकारें चला रही हैं। और यदि हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में राज्य सरकार के द्वारा जो होम स्टे की योजनाएं हैं, जैविक खेती है, सोलर है, और भेड़ पालन है, पोल्ट्री फार्म है, बकरी पालन है, सुअर पालन है, और इस तरह की तमाम डेयरी उद्योग है, और फल पट्टी है। इस तरह के इतने स्वरोजगार के साधन हमारी सरकार ने उपलब्ध कराए हैं, जिससे रोजगार भी बढ़ रहा है और पलायन मुक्त की दिशा में उत्तराखंड बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये सारी चीजें ये हैं जिसकी वजह से लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। जिस तरह लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पूरे उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस बोलती है कि अरे चौड़ी सड़कें होने से क्या होगा। मेरे भाई, चौड़ी सड़कें होने से ही विकास होता है। बिल्कुल आपने सही कहा संजीव जी कि मोदी की गारंटी पे सब बहुत विश्वास कर रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ के नेता हो या मंत्री हो या विधायक हो, सब मोदी की गारंटी पर ही निर्भर है कि अगली बार भी मोदी की गारंटी ही जीत दिलवाएगी। तभी एक मिनट दिव्या जी, सवाल इसलिए मैं आज आप लोगों का मुद्दा नहीं है, आप लोग को क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बात को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई सांसद हमारे ऐसे हैं जिनको लोग मुंह पे नकार चुके हैं, उसके बावजूद भी बिल्कुल गलत कॉन्फिडेंस है। दिव्या जी देखिए, कांग्रेस बोले तो समझ आता है, कांग्रेस बोले तो समझ आता है। उन्होंने हर चीज का अपोज करना है, उन्हें हर चीज का अपोज करना है। हमारे तमाम सांसद अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, हमारे तमाम विधायक अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हमारी राज्य सरकार की उपलब्धि देखें चाहे केंद्र सरकार की उपलब्धि देखें, हम लोग ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, हम लोग ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं। जी आप क्वेश्चन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब हम सांसदों के किए हुए कामों का ब्यौरा मांगते
पढ़ते हैं तो आप लोगों में से कोई भी ब्यौरा देने में नाकाम रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ काम आते हैं तो मोदी की गारंटी और मोदी के या फिर सेंटर के किए हुए काम और राज्य सरकार के किए हुए काम, सांसदों के अपने इंडिविजुअल काम किए हुए आप लोग नहीं गिना पाते। यही वजह है और हमारा रीजन दूसरा है। हम पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है लेकिन हम जनता के बीच में खबरों द्वारा एक्टिव हैं। जो हम दिखाते हैं वही हम आपको बता रहे हैं। ये नॉलेज में आपके होना चाहिए। दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में जब संजीव जी बोल रहे थे। देखिए विरोधाभास देखिए, संजीव भट्ट जी क्या कह रहे हैं और महेंद्र भट्ट जी क्या कह रहे हैं, संजीव वर्मा जी क्या कह रहे हैं और महेंद्र भट्ट जी क्या कह रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि जब कार्यक्रम रखा गया और कार्यक्रम में बताना पड़ता है कि भीड़ कितनी है और उस भीड़ को देख के बाद जो प्रशासन है वो निश्चित करता है। तो और संजीव जी कह रहे हैं कि और हैरी जो हमारी मैखुरू जी हैं, मैखुरू जी कहते हैं कि वहां पर एक जनजातीय कोई मेला चल रहा है जी। अब आप देखिए विरोधाभास देखिए, यदि अगर कांग्रेस कह दे कि हमने वहां पर 50,000 लोग लाने हैं तो क्या जनजातीय जो मेला तमाशा उठा दिया जाता? देखिए विरोधाभास देखिए, दो अलग अलग बातों को किस तरीके से मिलाया जा रहा है। अगर कांग्रेस कह देती है कि हम 50,000 लोग ला रहे हैं तो महेंद्र भट्ट जी की बात को माना जाए, कभी आए क्या मेरे भाई? महेंद्र भट्ट जी को माना जाए, मेरे भाई कभी महेंद्र भट्ट जी को माना जाए, महेंद्र भट्ट जी की बात को आगे बढ़ाया जाए और कांग्रेस कहते कि 50,000 लोग कल लाने वाले हैं, तो फिर संजीव वर्मा जी की बात का औचित्य क्या रह गया कि वहां पर जनजातीय मेला चल रहा था, उन्होंने 1 महीने पहले से बुक करा दिया था, फिर इस बात का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का ये कह रहा हो कि संख्या बल को देखकर प्रशासन निश्चित करता है, तो इसका मतलब ये हो कि अगर संख्या बल ज्यादा हुआ तो ये जनजातीय लोगों को वहां से उठवा देंगे। मैं भी वही बात कह रहा हूं, मैं भी वही बात कह रहा हूं। 1 महीने से जो अब एडवांस में बुकिंग कर रखी है परेड ग्राउंड की, उसको हटा देते। ये कितना बड़ा विरोधाभास है प्रवक्ता का और प्रदेश के अध्यक्ष का। ठीक है, हरीश में जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष मैखुरू जी कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं? अरे आपको सुनने में आपके गलती लगी, प्रदेश अध्यक्ष ने क्या बोला और आप क्या बोल रहे हैं? तोड़ मरोड़ करके प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला संख्या बल को देखकर प्रशासन ने निश्चित करा। संजीव जी, वो जगह आप यहाँ पर आके कह रहे हैं, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि जनजातीय पहले से वहाँ पर जनजातीय जो मेला है वो चल रहा है, तो यदि कल नहीं है क्या भाई? मेला नहीं चल रहा है दोनों क्या? बातों में विरोधाभास है। आप बताइए मेला नहीं चल रहा है क्या? आप दोनों ही बातों में विरोधाभास निकाल रहे हैं। आपका प्रदेश अध्यक्ष कुछ और बोल रहे हैं और यहाँ पर संजीव वर्मा जी कुछ और बोल रहे हैं। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, जगह चेंज आप कम से कम एक चीज को रखिए, फायदा नहीं है, अपनी बातें शांतिपूर्वक रखिए। एक चीज को रखिए, जो बात अगर प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं उसी बात को यहाँ पर दोहराइए। प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ और बोल रहे हैं, वही बात कह रहा हूँ। संजीव वर्मा जी कुछ और बोल रहे हैं। कांग्रेस अभी लड़ नहीं रही है, आप दोनों क्यों आपस में बहस कर रहे हैं? सर आराम से अपनी बात रखिए। दिव्या जी बात भी वो लोग कर रहे हैं जिनके 15 आदमी इकट्ठे नहीं होते, जिनके 15 आदमी इकट्ठे नहीं होते, बात वो लोग कर रहे हैं। आप तो अपने प्रदेश अध्यक्ष की बात को ही नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है संजीव जी, आप तो अपने प्रदेश अध्यक्ष की बात को ही नहीं रख पा रहे हैं। दीपक जी, मैखुरू जी यहाँ पर बैठे हुए, मैखुरू जी साफ बताएंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। हरीश मैखुरी जी, जनता विषय अलग है। ठीक है, जनता की जब हम बात करते हैं, मोदी की गारंटी हो या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, आपको क्या लगता है कि जनता इस वक्त क्या चाहती है? क्योंकि कॉन्फिडेंस दोनों ही पार्टियों में नजर आ रहा है। एक दिलों को जोड़ने निकले हैं, दूसरे अपनी गारंटी दे रहे हैं, लेकिन किसका पलड़ा भारी ये कैसे तय हो? क्या पार्टियों को सोचना चाहिए? नहीं देवेंद्र सनी जी, मैं मतलब जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति होने के नाते हमारा पॉलिटिकल स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन जहां तक हम रणनीतिक आधार पर समझते हैं कि अब चूंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है, अप्रैल में एनीकॉस्ट हो ही जाने हैं, तो उसकी तैयारियां जबरदस्त रूप से चलनी चाहिए थी और ये रणनीतिक कार्यों का वक्त है। तो अब राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसका कितना लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलता है या कांग्रेस पार्टी इसका ले पाती है, लेकिन न्याय यात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीतिक कोई योजना बनाती, कैसे चुनाव लड़ा जाए, क्या लड़ा जाए, इस पर ज्यादा मतलब फ्रेमवर्क करती तो शायद मुझे लगता है कि ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकल भी होगा। मतलब जनता में मास मोबिलाइजेशन के साथ साथ स्ट्रेटेजिकल भी होगा चुनाव। अब वो पुराने जमाने के चुनाव रहे नहीं कि आपने भाषण दिया और हो गया।
अब हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी पत्रकार है, कम से कम सोशल मीडिया का पत्रकार है। बिल्कुल। और पुराने जमाने में तो टीवी में जो खबर आ रही या अखबार में जो छप गया वही पर्याप्त था। आज की तारीख में हर आदमी की जेब में मोबाइल है, हाथ में मोबाइल है, ज्यादातर टाइम मोबाइल पे गुजरता है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा जो स्ट्रेटेजिकल है वो भी मजबूत होना, जहां तक मैं समझ पाता हूँ, ये हमारा परामर्श नहीं है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा उनको करना चाहिए था। अच्छा हरीश, तो मैं पूरी उसका एक लाभ छोटी ज्यादा सी होता चीज है जानना चाहेंगे। और शायद कर रहे हूँ ये, मेरे को ज्यादा उनके अंदर के पता नहीं, हमारे प्रतिनिधि, उनके प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए वो ज्यादा डिफाइन कर पाएंगे। जी हरीश जी, लेकिन मैं मैं आपसे एक चीज छोटी जरूर सी कहना चीज चाहूंगा। जानना चाह रही हूँ, मैं आपसे एक छोटी सी चीज जानना चाह रही हूँ सर, क्योंकि ये सांसदी का चुनाव है और जब हम सांसदी का चुनाव कहते हैं तो फिर सांसदों के काम जिस तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा जाता है। क्या आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे सभी सांसद क्षेत्रों में एक्टिव है, आप कितना उस बात से इत्तेफाक रखते हैं और पार्टियों के मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए आपको लगता है? नहीं, पार्टी के मैनिफेस्टो में तो जनता सर्वोच्च है, जनता के हित सर्वोच्च हैं, यही होना चाहिए। और जो जनता के सामान्य कार्य हैं, मतलब एक गरीब आदमी का शौचालय बनता है या मकान बनता है तो उसके लिए बड़ी चीज होती है, उसके घर पानी लगता है तो बड़ी चीज होती है, उसके घर गैस आता है तो बड़ी चीज होती है। किसान को अगर थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, चाहे वो सम्मान निधि के रूप में मिल रहा है, तो उसका तो थोड़ा सा एक महीने का ही सही कारगुजर चल जाती है। तो ये छोटी छोटी मदद के लिए भी प्लानिंग निश्चित रूप से करनी पड़ेगी आम आदमी से जुड़ाव के लिए। और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, अगर वो बड़ा होता है, चौड़ी सड़कें बनती हैं, रेलवे लाइन बनती है, हवाई अड्डे बनते हैं, हेलीपैड बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं और टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट है, आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है, अब विज्ञान थोड़ा पीछे छूट गई, टेक्नोलॉजी आगे आ गई, तो टेक्निकल इंस्टीट्यूट खुलते हैं तो उससे निश्चित रूप से जनता को लाभ होता है। और खासकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम कहना चाहेंगे, यहाँ पे अभी सड़कों का बड़ा अभाव है। हमारा सांसदों के बारे में मतलब क्या जैसे कहेंगे सर? 8 जिले हमारे, तो हमारे 23 साल राज्य बने हुए हो गए, अभी भी 8 पर्वतीय जिलों में एक उद्योग नहीं है, बड़ा उद्योग तक कत्ता ही नहीं है, मध्यम उद्योग भी नहीं। और गैरसैंण राजधानी का मुद्दा वो ठंडे बस्ते में चले गया है, उस पर विचार होना चाहिए। हमारे करोड़ों रुपया खर्च करके वहाँ पे राजधानी बनी हुई है। तो क्या कहेंगे सर आप, सांसदों के कार्यों से आप खुश हैं या फिर आपको लगता है कि सांसद जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सांसद एक्टिव है, कितना इत्तेफाक इस बात से रखते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद है वो अपनी परफॉर्मेंस चुनाव में बताएंगे, नहीं बताएंगे तो उन्हीं को घाटा होगा। बताना चाहिए हमने क्या क्या किया। तो क्योंकि पिछले 10 साल से तो सांसद वही हैं, तो उनको निश्चित रूप से जनता में अपने कार्यों का भी हिसाब देना पड़ेगा जी। और मतलब मोदी का जो मैजिक है वो तो है ही है, लेकिन आपको स्थानीय स्तर पर भी कोई ना कोई अवश्य प्रस्तुति देनी होगी। आपने क्या क्या काम किया उसका विवरण देना पड़ेगा, उसी पे तो वोट मिलेंगे। तो शायद इसकी तैयारी हो उनकी। आशीष जी, आशीष नौटियाल जी, जब आप कहते हैं कि हम जनता के बीच में मुद्दे लेकर जा रहे हैं, अच्छी बात है कि हर चुनाव का मुद्दा होता है महंगाई, बेरोजगारी, ये हमेशा हर चुनाव में हमने देखे हैं, युवाओं को साथ लेने की बात करते हैं, लेकिन आखिर आपके पास ऐसी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या आप वादा करेंगे जनता से जो आपको लगता है कि आपकी जनता आप सुनेगी और आपको वोट देगी? पहले तो मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा। मोदी जी सनातन धर्म से आते हैं और सनातन धर्म में जब शादी होती है तो फेरे भी होते हैं, तो उनके भी हुए होंगे और उन्होंने जसोदा बहन को गारंटी भी दी होगी, पर वो गारंटी का क्या हुआ? इतना बड़ा इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करी और प्राण प्रतिष्ठा में अपनी वाइफ को साथ में नहीं रख पाए, अपने अर्धांगिनी को साथ में रख पाए, किसी प्रोग्राम में कहीं नहीं दिखते हैं, तो उनकी गारंटी जो अपनी घर में नहीं चली वो देश में क्या चलेगी? सारी झूठी गारंटियों के माहिर माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आप चाहे देख लें, काले धन की गारंटी, आवाज गुजरी बड़ा आपके भी आ रही है जी, आप काले धन की गारंटी दी थी, 100 दिन के अंदर ऐसा कानून बनाऊंगा, काला धन आएगा, आज तक पूरा नहीं हुई। 2022 के अंदर गंगा साफ होगी, आज तक साफ नहीं हुई। 2022 तक हर किसी को अपना मकान मिलेगा, वो नहीं मिल पाया। 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, वो नहीं बन पाई। गुजरात मॉडल की बात करते थे, वो नहीं हुआ। अभी ताजा ताजा राजस्थान में जाके उन्होंने बताया
कि मैं जो जनहित की योजनाएं जो है बंद नहीं करूंगा, वहां ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी, तो इनकी गारंटी पे विश्वास क्या करें? जो आदमी अपनी पढ़ाई लिखाई पे झूठ बोल सकता है, जो आदमी कभी कहता है मैं 30 साल भिक्षा मांग के खाया, कभी उस अगले वीडियो में कहता है 40 साल लेकिन भिक्षा मांग के आशीष जी, खाया, अगर मोदी की उसकी गारंटी गारंटी पे क्या है? विश्वास नहीं किया जाए तो किसकी गारंटी पे विश्वास किया जाए? क्या आप लोगों की जो दो बार से संसदीय चुनाव हारते रहे हैं और आपके सांसद यहाँ पर एक सीट भी नहीं अपना कमा पाए हैं, यहाँ पर जनता के बीच आप लोग जाते हैं, मुद्दे जनता के उठाते हैं, तो किस पे विश्वास किया जाए? अगर मोदी नहीं तो फिर कौन? देखिए मैडम, मोदी जी को जनता ने क्यों चुना था, आप इस बात को सुने। जब मोदी जी, बाबा रामदेव सब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि अगर आपको 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा तो भराएंगे कि 100 रुपए, तो जनता बोल रही थी 35 रुपए। आप कहते गैस सिलेंडर 400 रुपए का पसंद करोगे कि 1000 रुपए का, 600 रुपए का, आपने उसको 1000 रुपए पहुंचा दिया। आपके मुद्दे देखें, आप कहते थे कि हम जब आएंगे तो लाल आंखें दिखाएंगे और लाल कपड़े पहन के चाइना पहुंच गए। आज आपने छोटे से छोटे देश से संबंध खराब कर दिए। आप इनकी विदेश नीति देखें, कितनी घटिया विदेश नीति है कि नेपाल जैसा देश भारत के ऊपर पत्थर मारता है, पाकिस्तान आज भी आतंकवादी भेजता है। क्या रणनीति है हमारी? ना विदेश की रणनीति, ना देश के अंदर की तो रणनीति। फिर आपकी बातों से तो ये है समझ में आता है आशीष जी कि फिर जनता के बीच में जो है वर्सेस होना चाहिए, भाजपा वर्सेस कांग्रेस की रणनीति। आप जो कह रहे हैं, अगर आप डिबेट से बढ़िया जो है जनता के सामने भी वर्सेस लेकर जाए तो शायद जनता बेहतर समझेगी। कि आपको नहीं लगता आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा? अब निश्चित मैडम, हम जनता को बताएंगे इस बात को और जनता देखेगी। और असल में आज ये सिद्ध हो गया मैडम, असली विपक्ष अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। अभी मेरे संजीव भाई बता रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी हमें ऐसे ऐसे टारगेट देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने टारगेट दिया कि आप ये अभी क्या नाम है हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी, वो हमारे दुश्मन है, वो देश के दुश्मन है, इन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी। अब वो कहते हैं वो हमारे अपने हो गए, ये अब उनका चरण वंदन करेंगे। तो आप देखें क्या गारंटी है इन लोगों की। ये राजनीति और सत्ता हथियाने के लिए कहीं भी किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं और सत्ता हत्या के फिर उसको परेशान करना शुरू करते हैं। फिर वो कहते हैं मोदी जी गंदे हैं। और आज मोदी, ये जो गेम चल रहा है ये बहुत खतरनाक है। दूसरी पार्टियों को तोड़ने का काम करते हैं, देश की जनता को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। और मैंने आपको जैसे बताया कि ये तो शंकराचार्य को भी आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो बड़ा दुखद ये पार्टी आने वाले टाइम पे मैडम तानाशाही की सारी हदें पार करके और देश को विनाश की ओर ले जा रही है, विकास की ओर नहीं। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी, लेकिन आशीष जी, आप लोगों की अस्थिरता ही शायद आप लोगों के टूटने का कारण बन जाती कि दूसरी पार्टी के लिए बहुत आसान हो जाता है आपके वहां से नेता जो है अपने पाले में लाने के। बहरहाल मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और दीपक जी आप ही से शुरू करूंगी। क्या लगता है कल, क्योंकि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं? शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, निश्चित रूप से अगर उनके आने से जितने भी इनके कांग्रेस के अंदर जो अंतरकलह दिख रहा है या जो मौजूद है, अगर वो हट जाता है या साफ हो जाता है और सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव में मुकाबला करते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के लिए भी सही रहेगा और इस देश के लिए भी सही रहेगा। बिल्कुल। संजीव जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देवी जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास ना तो कोई विकास की सोच है, ना विकास का एजेंडा है, ना विकास का रोड मैप है। ये केवल और केवल मोदी विरोध को लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं। और जनता इनको जिस तरह से 2019 में इनको जनता ने नकारने का काम किया, मैं सोचता हूँ इस बार उससे भी ज्यादा बुरी दशा और दुर्दशा कांग्रेस की होने वाली है। और जिस तरह से अभी शॉर्ट में फाइनल, हाँ शॉर्ट में ही बोल रहा हूँ जी फाइनल कमेंट। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे हैं तो मोदी विरोध, और कांग्रेस के पास मुद्दे हैं तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो 3 तलाक को दोबारा रिस्टोर कर देंगे, हम धारा 370 को दोबारा रिस्टोर कर देंगे।
और एक तरह से विखंडन का जो इनका कार्यक्रम है। और अभी हिमाचल के चुनाव हुए, उसमें इनके प्रियंका गांधी जी ने वहां पर जो जनता से वायदा किया था कि 3 महीने के अंदर हम 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, आज हिमाचल की जनता डंडे लाठी लेकर इनको ढूंढ रही है कि कहाँ गई वो प्रियंका गांधी, कहाँ गई वो प्रियंका गांधी। और इतने झूठे मक्कार लोग आशीष जी आपके पास आऊंगी, प्लीज। फाइनल कमेंट का वक्त है, यहाँ पे बहस का वक्त खत्म हो चुका है। हरीश मेखुरी जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हमारा ये कहना है कि पार्टियां अपना रोड मैप दें, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने के जमाने चले गए। महंगाई बेरोजगारी पे बातचीत करने के भी जमाने चले गए, क्योंकि अगर महंगाई है, बेरोजगारी है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। आप दुनिया के सबसे बड़े ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं, तो उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग तो पॉलिटिकल पार्टियां कर नहीं रही हैं। तो बेरोजगारी का सवाल किस मतलब उस उद्देश्य से या किस राजनीतिक स्वार्थ के लिए उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि अगर हमारी जनसंख्या एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर रही है हर साल, तो आप उतनों के लिए संसाधन तो जुटा नहीं सकते हैं। तो कुछ ना कुछ इस बारे में सोचना पड़ेगा। हमारे बगल में चीन में 1952-53 से ही जनसंख्या नियंत्रण कानून है, 1 या 2 बच्चों का कानून है, 1 बच्चे का कानून था अब तक तो वहां पे। तो हम इस पे अवश्य चिंतन करना चाहिए। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में उद्योग के लिए चिंता होनी चाहिए, गैरसैंण राजधानी पे बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, क्या कहेंगे, कल का दिन कैसा रहने वाला है कांग्रेस के लिए? निश्चित ही मैडम, हमारे माननीय अध्यक्ष जी उत्तराखंड आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं में और जोश बढ़ेगा और निश्चित ही हम लोग सब मिलके अध्यक्ष जी के दिए गए कार्यक्रम के अनुसार कार्य करेंगे और कार्य करेंगे और हम निश्चित उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि किस तरीके से कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून के दौरे पर रहने वाले हैं। एक रैली होने वाली है बन्नू स्कूल ग्राउंड में और इस रैली के माध्यम से वो सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरने का ही काम नहीं करेंगे, बल्कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति भी यहाँ पर तैयार हो सकती है। लेकिन अब देखना ही होगा जनता को क्या भाता है, मोदी की गारंटी या फिर कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे कांग्रेस कहती है हम उठाते हैं, वो यहाँ पर जनता को समझ में आते हैं। आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।